महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी शिवसेना के दरमियान पेच फंसा हुआ है। ऐसे में शिवसेना की तरफ से अजीबोगरीब बयान आया है। शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने कहा कि 288 सीटों की तकसीम हिंद पाक के बंटवारे से भी संगीन है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हम हुकूमत में होने के बजाय ओपोजिशन में बैठे होते तो आज की तस्वीर कुछ और ही होती। ज्यादा चिंता मीडिया में है, हमको नहीं है, ना बीजेपी को है ना हमको है। अगर हमको चिंता नहीं है, हम रिलैक्स है, तो आप सब लोगों को रिलैक्स होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गठबंधन की चिंता जितनी उनको है उतनी हमको भी है, और दोनों पार्टी के प्रमुख लोग सीट शेयरिंग के बारे में सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं, और जो भी निर्णय है आज या कल आपको बता दिया। बहुत ही आखिरी दौर तक की चर्चा आई है, अब हो जाएगा। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, 288 सीटों का बंटवारा करना है। हाँ, ये बंटवारा करना जो है 228 सीट का, वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से भी भयंकर है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, संजय रावत ने ये जो बयान दिया है, सीट शेयरिंग हिंद पाक बंटवारे से भी संगीन है, किस तरह से इस बयान को देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से शिवसेना चाहती है 50-50 का फॉर्मूला हो, यानी 144 सीटों में बीजेपी शिवसेना लड़े, उसके लिए ये बयान जो है एक तरह का शिवसेना बीजेपी पे दबाव बनाना चाहती है। इसीलिए साफ तौर पे जो है एक के बाद एक बयानबाजी चल रही है। जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि 120 सीटों पे शिवसेना लड़े और लगभग 150 सीटों पे जो है बीजेपी लड़े, और बची हुई 18 सीटें जो है सत्ता जो मित्र पक्ष हैं उन्हें दिया जाए। लेकिन शिवसेना जो है इस बात से अड़ी हुई है, और अभी भी जो है कुछ सीटों पे जो पेच फंसा हुआ है। वो सीटें जो है कौन सी हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो 120 सीटें जो है देने की बात चल रही है, उन सीटों में जो है जो नासिक और पुणे, शिवसेना चाहती है कि नासिक और पुणे में जो है उनका उम्मीदवार जो है खड़ा हो, लेकिन इन दोनों शहरों में सिर्फ बीजेपी का एमएलए है। तो शिवसेना चाहती है अगर इन दोनों शहरों में इन्हें टिकट नहीं दिया गया तो इनका जो अस्तित्व है वो जो है वहां से खत्म हो जाएगा। तो शिवसेना 2 सीटें जो है पुणे में और कम से कम 1 सीट जो है वो नासिक में चाहती है। और शिवसेना को ये डर सता रहा है कि दोनों महत्वपूर्ण शहरों में अगर चुनाव नहीं लड़ा गया तो अपनी उपस्थिति जो है वो खो होगी। इसीलिए इन दोनों सीटों की मांग के एवज में बीजेपी ने भी एक रणनीति खेली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में एक सीट पर चुनाव लड़ने की मांग बीजेपी कर रही, क्योंकि इन दोनों ही जिलों में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। तो दोनों दलों के बीच मतभेद का एक और विषय ये भी है। और उसके अलावा मुंबई की 2 सीटें और मराठवाड़ा के उस्मानाबाद जिले की 1 सीट जो है उसमें भी पेच फंसा हुआ है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 26 सितंबर को जो है अमित शाह मुंबई आ सकते हैं, और इन दोनों ही पक्षों के बीच जो सीट बंटवारे को लेकर जो माथापच्ची चल रही, शायद उसका अंत हो सकता है। लेकिन उनके आने के पहले दोनों लोगों को अपना आंकड़ा तैयार करके एक रिपोर्ट जो है वो अमित शाह को सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यही देखा था कि 2014 के चुनाव में भी ये दोनों पार्टियां साथ लड़ना चाहती थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को माथापच्ची को लेकर गठबंधन टूट गया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ, गठबंधन हुआ, लेकिन अब पर भी वही स्थिति 2014 की बनी हुई है कि साथ में तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन सीटों पे बंटवारा जो है हो नहीं पा रहा है। बीजेपी चाहती है कि 120 सीटों पे शिवसेना लड़े, 150 से बीजेपी लड़े, बाकी मित्र पक्ष को दिया जाए, लेकिन ये जो है वो 50-50 के फॉर्मूले पे अड़े हुए हैं। तो ये अगले जो 24 घंटे हैं ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इन दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर। जी अमित, जिस तरह से पिछले असेंबली में शिवसेना के 63 मेंबर्स थे असेंबली में और बीजेपी के 122 थे, ऐसे में जो शिवसेना जो अभी जिद पे अड़ी हुई है कि 50-50 का फॉर्मूला होना चाहिए, अगर बीजेपी मान भी लेती है 50-50 का ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, तो क्या बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं आपको बताऊं, 122 सीटें बीजेपी को मिली थी, 7 से 8 जो अपक्ष जो लोग होते निर्दलीय, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया हुआ है, यानी कुल मिलाके हो गई 130 सीट के लगभग हो गई। अब बचे 14 सीट, यानी 144 का जो आंकड़ा है, उसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्थानीय एमएलए को जो कांग्रेस एनसीपी की जे उनको तोड़ के लाया हुआ है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पे ये वही लोग हैं टूटे हुए जो 2014 के चुनाव में जीते हुए थे। तो कुल मिलाके 140 तक का आंकड़ा बीजेपी का पहुंच गया है। ऐसे में अगर बीजेपी सिर्फ 122 में लड़ती है या
44 पे लड़ती है तो इसके लिए बीजेपी को नुकसान है, क्योंकि बीजेपी का खेमा ये कह रहा है कि लास्ट टाइम जो है इन्होंने 260 सीटों पे जो चुनाव लड़ा था, सॉरी 288 सीटों में से जो है 260 सीटों पे चुनाव लड़ा था और उसमें इनको 122 सीटें मिली थी। तो अब बीजेपी का खेमा ये चाहता है कि कम से कम जो है 150 सीटें लड़ी जाए, क्योंकि 122 के अलावा 7 से 8 अपक्ष के साथ है, उनके अलावा 12 से 15 इन्होंने दूसरे पार्टियों से तोड़ा है। ये वही टूटे हुए लोग हैं जो ऑलरेडी जीते हुए लोग हैं उस सीटों पे। तो बीजेपी साफ तौर पे मानती है कि कम से कम 150 सीटें जो है उन्हें मिले लड़ने के लिए, जिसमें से 140-145 सीटें वो अकेले जीत सकती है। तो अगर 50-50 का फॉर्मूला होता है तो बीजेपी को नुकसान है, इसमें बीजेपी जो है शिवसेना को 50-50 का फॉर्मूला नहीं देने दे रही है। जी अमित, अगर आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम के लिए कंसिडर करती है बीजेपी, अगर पावर में आ जाती है दोनों की अलायंस, तो क्या शिवसेना जो अपनी जिद पर अड़ी हुई है 50-50 का, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? देखिए ये बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको याद होगा जब 2 दिन पहले अमित शाह मुंबई आए थे, धारा 370 किस तरह से लागू किया गया लोगों को समझाने के लिए, उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो पहली लाइन उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जो है बहुत अभिवादन करता हूं कि उनके उसके उन्होंने बहुत मेहनत की है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र को बहुत आगे लेके गए हैं। इससे साफ तौर हो गया कि अमित शाह ने बातों बातों में ऐलान कर दिया कि अगला मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि सीएम जो है बीजेपी का होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस पूरे भाषण में कहीं भी शिवसेना को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की गई। जो कयास लगाए जा रहे थे शायद अमित शाह उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी होगी, वो मुलाकात भी नहीं हुई। तो ये बहुत मुश्किल है कि मुख्यमंत्री पद भी उन्हें दिया जाए, क्योंकि जब सीट शेयरिंग का मसला होगा और चल रहा है जो 50-50 का मामले पे बीजेपी मानने को तैयार नहीं है, ऐसे में एक ऑप्शन शायद ये निकल सकता है कि उप मुख्यमंत्री का पद जो है शिवसेना को दे दिया जाए। मैं आपको बताऊं कि अभी की सरकार जो चल रही है इसमें जब आखिरी बार जब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया अभी कुछ महीने पहले, उसमें शिवसेना को ऑफर किया गया था उप मुख्यमंत्री का पद और शिवसेना ने नाम सामने किया था एकनाथ शिंदे जो कैबिनेट मिनिस्टर है सुभाष देसाई का, लेकिन एकनाथ शिंदे ये चाहते थे कि वो बने डिप्टी सीएम। तो आपसी नेताओं के मतभेद के कारण शिवसेना ने डिप्टी सीएम का पोस्ट जो है वो छोड़ दिया था, अब बदले में जो है कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री दे लिया था। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनना शिवसेना का ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी के कानपुर में एक शख्स की खंबे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई है। एक खातून ने भी पिटाई की है। पिटाई का ये वाकया भरे बाजार में पेश आया, लेकिन पुलिस एहलकार नहीं पहुंचे और ना ही लोगों ने बचाने की कोशिश की, जबकि कदवाई नगर और बाबूपुरवा थानों की पुलिस मामले से खुद को बचा रही है। बताया जा रहा है कि मुतासरा शख्स और पिटाई करने वाली खातून मियां बीवी है। इन दोनों के दरमियान पहले से तनाजा चल रहा था। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आज भी वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर के हसास मकामात पर हिफाजती दस्ते नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए बदस्तूर तैनात है। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद है, ताहम लाल चौक में सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं। स्कूल तो खुले हैं, लेकिन तालिब इल्मों की हाजिरी सिफर है। टेलीमोसलाती निज़ाम बदस्तूर बंद रहने से तमाम शोबे, खासतौर पर वो तलबा जो मसाबकती इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मुतासिर है। वादी कश्मीर की कुछ फजाई तस्वीरें मौसूल हुई हैं, जिसमें कश्मीर के हालात मामूल पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लोग खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर चहल पहल देखी जा रही है। जहलम से रेत निकालने का काम भी जारी है। मुल्क में प्याज की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम परेशान नजर आ रही है। मुल्क के कई बड़े शहरों में प्याज की कीमतें तकरीबन 70 रुपए फी किलो पहुंच चुकी है। मुल्क के बड़े शहरों में आज प्याज की कीमतें कुछ इस तरह हैं। दिल्ली में 60 रुपए, मुंबई में 60 रुपए और बेंगलुरु में 70 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त हो रही है। दूसरी जानब दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। बेमौसम बारिश ने प्याज की फसल को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है।
जिसके नतीजे में प्याज को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है और लोकल मार्केट में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। लखनऊ की सब्जी मंडियों में भी प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का असर साफ नजर आ रहा है। मंडी में चल रहा है 45 से लेके 46 रुपए किलो तक का होलसेल में। अच्छा, जी हाँ। फुटकर में कितने में बिक रही प्याज? फुटकर में प्याज तो यहाँ बिक रही है 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की 50 भी वहाँ मिल रही है, वो 60 बिक रही है। अच्छा, जी। अभी दाम और बढ़ेंगे इसके, क्या लगता है? पूरी उम्मीद है बढ़ने की। हाँ। जी हाँ, कितने रुपए तक जाएगी प्याज? हमारे अंदाज में तो 70-80 तो हो जाएगी। 70-80 बढ़ जाएगा? जी हाँ। आज मंडी में 55 और 60 के बीच में चल रही है। हाँ। जी महंगाई अभी और बढ़ेगी प्याज पे? जी, बढ़ने की उम्मीद है। हाँ। कितने रुपए तक जाएगी? ये 100 रुपए तक की उम्मीद है इसकी जाने की। अच्छा, अभी तो महंगी होगी तो यहाँ महंगी बिकेगी। क्यों महंगी? ये मौसम के हिसाब से सर, मौसम में बाहर से माल आ नहीं रहा है तो इसकी वजह से है। तो अभी तो सेब और प्याज एक भाव के बराबर आ गया। अब भाई उसमें मंडी वाले समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं, किस्म बड़े आड़ती वही देख सकते हैं। हम लोग तो फुटकर आले सेब भी 60 रुपए में बिक रहा है, प्याज भी 60 रुपए में बिक रही है। अब सेब की और हम प्याज की मिलौनी बहुत दूर है, क्योंकि प्याज रोज आदमी इस्तेमाल करता है और सेब तो भाई फल फ्रूट है, उसका तो आदमी जब मन कर रहा तो तब खाया। ये तो अनाज है, इसका कोई रेट थोड़ी हो सकता है। लहसुन लिया है, अदरक भी लिया है, प्याज थोड़ी सी महंगी है। तो क्या महंगाई की वजह से प्याज भी लेंगे? नहीं ली है लेकिन थोड़ा कम लिया है ज़्यादा नहीं लिया है। लगता है कि महंगाई की वजह से बजट बिगड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो बिगड़ ही रहा है भैया। और अभी बरसात में प्याज और महंगी होगी। अब देखिए क्या होता है, पहले से तो हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं। अभी तो जो रेट चल रहा है वो तो 50 रुपए किलो ही चल रहा है। इतनी महंगी हो रही, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? हाँ। कितने रुपए में बता रहे हैं? 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो चल रही प्याज।